हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम बच्चों, ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर मिलता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो, साथ ही आपको यहाँ पर नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज़ भी मिलते हैं। इसके अलावा भी बच्चों हमारे कुछ अन्य चैनल हैं जिस पर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिनका डिटेल यहाँ पर लिखा गया है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन, हमारा चैप्टर लाइव प्रोसेस में हमने स्टडी कर लिया है ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और साथ ही हमने स्टडी किया है डाइजेशन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके, आज बच्चों क्लास 10th का हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लाइव प्रोसेस का ही ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता क्या है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन है। यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखा गया है बच्चों, डेफिनेशन आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए केवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। देखिए, व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे शरीर के अंदर कंटिन्यू टूट फूट और मरम्मत होता रहता है। मतलब शरीर के अंदर रिएक्शंस चलते रहते हैं, टूट फूट होता है, मरम्मत होता है। टूट फूट मरम्मत का मतलब कि हड्डियां नहीं टूट जाती हैं और जुड़ जाती हैं। ठीक है, टूट फूट मरम्मत का मतलब होता है बच्चों कि अंदर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं जिनमें तोड़ने वाला रिएक्शंस भी होता है और कुछ बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है और कहीं पर कुछ ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो दोनों टाइप के, टू टाइप्स के रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस को मिलाकर के हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि हमारे शरीर के अंदर टूट फूट और मरम्मत। तो टूट फूट को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस और मरम्मत को हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो टूट फूट और मरम्मत दोनों को मिलाकर के एक साथ बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शंस लगातार हमारे शरीर के अंदर होते रहते हैं बट हमारे को सुनाई नहीं देता है। ठीक है, आप जब सो रहे हैं तब भी आपके अंदर ये रिएक्शंस चलते रहते हैं हमेशा ही। आप देखेंगे ना, अगर जस्ट इमेजिन करेंगे कि क्या वाकई हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, तो आपको इमेजिन करिए, ठीक है, कि दिन भर जो है कुछ ना कुछ गर्र है ना, कुछ ऐसा बन रहा है, कहीं पर कुछ टक 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 टूट रहा है। ऐसा प्रोसेस आपके शरीर के अंदर होता ही रहता है। ठीक है, हर टाइम हो रहा है। जब आप क्लासरूम में बैठ करके स्टडी कर रहे हैं तब भी आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं। तो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें एनाबॉलिक आता है और कैटाबॉलिक आता है। मेटाबॉलिक में दो प्रोसेस है, एनाबॉलिक जिसमें किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, कुछ बन रहा है। ठीक है, वो क्या होता है, ये है हमारा एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें कुछ टूट रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ ब्रेक हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब आप कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल क्या है, तो कुछ बनना है ना। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो बन रहा है। ठीक है, तो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस किस प्रकार का रिएक्शन हो गया, एनाबॉलिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन बन रहा है। ठीक है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, गर्र है ना, प्रोटीन बन रहे हैं। तो प्रोटीन जब बन रहा है इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के बनने का प्रोसेस, ये भी क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, ठक 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 है ना, ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज के टूटने से क्या निकल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या हो गया, ये हो गया कैटाबॉलिक रिएक्शंस। इस तरीके से कहीं जरूरत होती है कुछ बनाने की शरीर के अंदर और कहीं जरूरत होती है कुछ तोड़ने की। तो ये दोनों ही प्रोसेस चलते रहते हैं और दोनों प्रोसेस को एक साथ मिला करके हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और जब ये प्रोसेस होते हैं तो इसमें बहुत सारे, न चाहते हुए भी, हम चाहते नहीं हैं कि ये चीजें बने, लेकिन न चाहते हुए भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मतलब होता है खतरनाक, हार्मफुल चीजें जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं और उसमें अमोनिया बन गया। ठीक है, अब अमोनिया NH3 ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर थोड़े समय के लिए अमोनिया हमारे शरीर के अंदर रह जाएगा, थोड़े समय के लिए अगर अमोनिया के फॉर्म में ही अमोनिया ही हमारे शरीर के अंदर रहे तो हमारी मौत हो सकती है। ठीक है ना, हमारी मृत्यु हो सकती है। तो उस अमोनिया को लेकर के तुरंत लीवर के पास जाते हैं और लीवर को बोलते हैं, लीवर क्या करता है इसको कि फटाफट इसको उतने डेंजर, मतलब इतना खतरनाक है अमोनिया, तो अमोनिया को इतने खतरनाक से थोड़ा कम खतरनाक में उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है,
वो क्या होता है, वो होता है यूरिया। तो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत जहरीला, और यूरिया जो है वो थोड़ा कम खतरनाक है। खतरनाक तो यूरिया भी है, लेकिन यूरिया को आप अपने शरीर के अंदर थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, जब तक कि यूरिया को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं हो जाती। तो जब तक यूरिया को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक आपको यूरिया को अपने शरीर के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये उतना हानिकारक नहीं है कि उतने समय के लिए यदि आपके शरीर के अंदर है तो इतना बड़ा कोई डेंजर कर जाए, ठीक है। अमोनिया जबकि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब ये अमोनिया बना कैसे? क्या हम चाहते थे कि ये अमोनिया बन जाए, ये यूरिया बन जाए? नहीं, हम चाहते नहीं हैं कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बने। लेकिन होता क्या है कि जब ये प्रोसेस मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है तो उसमें ये बन जाते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में, और ये जैसे कचरा बना तो इसको ठीक है, शरीर भी इसको क्या करता है, बाहर निकालता रहता है, ठीक है। जैसे किचन में अगर खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो हमको सब्जी बनाने के लिए मान लो कि आलू चाहिए, तो हमने क्या किया, पोटैटो पिल्स हमने हटाए, उसके छिलके हटाए, तो वो छिलके हटे उसके, ठीक है। धनिया से हमने उसकी पत्ती निकाली, ठीक है, उसमें से कुछ मिल गया। तो इस तरीके से आपने प्याज के भी छिलके वगैरह हटा करके उसमें, तो आप देखेंगे कि उसमें से चीज़ें, यूजफुल चीज़ें आपने निकाली है, उसका सब्जी बनाया। लेकिन ये चीज़ें जो यहाँ पर किचन में इकट्ठा हुई, ये क्या है, ये है कचरा, ठीक है ना, कचरा इकट्ठा हुआ। तो क्या आप चाहते थे कि किचन गंदा हो, उसमें कचरा हो? नहीं, लेकिन वो बनाने के लिए ये कुछ इसमें वेस्ट मटेरियल आ जाते हैं। उसी तरीके से शरीर के अंदर भी रिएक्शंस हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, उसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। ये जो है टॉक्सिक सब्सटेंस, जो विषैले चीजें हैं, जो खतरनाक है, ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि ये हमारे लिए काम का नहीं है, बल्कि इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, इन्हीं को बच्चों हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है, जो हमारे लिए खराब है और जिसको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि इसको शरीर से बाहर निकाला जाए। यदि ये शरीर के अंदर रहता है तो हमारे शरीर के अंदर ये पॉइजन का काम करेगा, पूरे शरीर में ये जहर फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, और यही क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो यहां पर था ना कि एक्सक्रीटरी मटेरियल या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस किसको कहते हैं, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गया हमारा वो टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। जो खतरनाक चीज है, जो मटेरियल है, उसी को एक्सक्रीटरी मटेरियल या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कहेंगे। नेसेसिटी टू थ्रो आउट बॉडी, है ना, अब जरूरी है कि इसको शरीर से बाहर निकाला जाए, ठीक है। इस टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये टॉक्सिक है, नाम ही है टॉक्सिक, है ना। तो टॉक्सिक मतलब विषैला, नाम मतलब इनको टॉक्सिक सब्सटेंस कहा जा रहा है, विषैले हैं तो इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो इसको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, जो क्रिया हो रही है, उसी को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो शरीर के अंदर पूरी यहां से बात यहां से शुरू करेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के पश्चात बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बन जाते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। इसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ओके। और एक्सक्रीशन में जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करता है, यानी कि एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा, ठीक है, कौन से ऑर्गन होंगे जो एक्सक्रीशन प्रोसेस को अंजाम देंगे, यानी शरीर से उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने का प्रोसेस जो होगा, जो एक्सक्रीशन प्रोसेस हो रहा है, ये कौन करेगा? तो जो ऑर्गन इसमें हेल्पफुल होते हैं, ना, जो ऑर्गन इस काम को अंजाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो तीन वर्ड आपके आ गए, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यही तीनों इसमें था, ठीक है। जो सब्सटेंस हमने निकाला शरीर से वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस था, जिस ऑर्गन से हमने निकाला वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और जो ये प्रोसेस है वो क्या है, एक्सक्रीशन है, ठीक है। तो ये हमारे तीन डेफिनेशन हो गए जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, जो हमारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो खतरनाक है, ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो बहुत सारे एग्जांपल है इसका। यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, सॉल्ट्स कुछ हो सकते हैं, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरोक्रोम, ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ठीक है। यानी कि इन सब का हमारे शरीर में ज्यादा समय तक रखना, ज़्यादातर समय तक रहना हमारे लिए ये क्या होगा, हार्मफुल होता है। तो इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से वो ऑर्गन है जो कि इनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं? तो वो कौन है? लंग्स है, लंग्स से फेफड़ों से CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। तो लंग्स है, किडनी है, स्किन है, लीवर है, एसेट्रा। इस तरीके के ये ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, ठीक है। अब बच्चों इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है मोस्टली वो हमारा क्या है, ह्यूमन किडनी। हमको किडनी के बारे में पढ़ना है, यानी कि इसमें हम एक्सक्रीटरी मटेरियल लेंगे किडनी, और इस
एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रहेगा हमारा यूरिया, ठीक है। तो किडनी के द्वारा, है ना, किडनी के द्वारा, किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गया यूरिया। किडनी के द्वारा यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। सिर्फ यूरिया ही नहीं निकलेगा, इसके साथ साथ यूरोक्रोम, क्रिएटिन, है ना, वो सॉल्ट्स, कुछ ये सारी चीजें हम देखेंगे कि ये भी शरीर से बाहर निकलते हैं। बट मेन जो हमारा मोस्ट मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या है, यूरिया है, ठीक है। अब ह्यूमन किडनी की बात करेंगे। ह्यूमन किडनी का सबसे पहले लोकेशन, संख्या इसकी, ह्यूमन किडनी, हमारे शरीर के अंदर कितनी किडनी होती है, तो किडनी कितनी होती है बच्चों, 2, है ना। 2 किडनी हमारे शरीर में होती है, एक होती है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट, है ना, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। संख्या हो गया 2 इनका। लोकेशन यानी कि ये रहते कहाँ है, बिलो लीवर, लीवर के नीचे, ठीक है। बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी यहां तक होता है, जो मैंने आपको कई बार बताया है कि ये हमारा क्रैनियल कैविटी होता है। कैविटी मतलब खाली जगह जहां पर कि ब्रेन को सेट किया गया है, तो ये हो गया क्रैनियल कैविटी। और यहां से यहां तक में जो पूरा अगर पोर्शन खाली कर दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे का जो कैविटी होता है वो क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये कहां पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में, पीछे के साइड में, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में, आगे तो आपका पेट है, पीछे के साइड में बैकबोन जो होता है हमारा, लेटरली आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, है ना, बैकबोन जो होता है, इस बैकबोन के इधर और इधर ये प्रेजेंट होते हैं। यानी कि पीछे के साइड से एब्डोमिनल कैविटी, हमारे पेट के का जो ये पोर्शन होता है एब्डोमिनल कैविटी, उसी में, लेकिन आगे के साइड में नहीं बल्कि पीछे के साइड में रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है ये, ठीक है, जो बैकबोन होता है उसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब उसके दोनों साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका लोकेशन कि ये होते कहाँ हैं। और मैंने आपको संख्या बता दी, कितने होते हैं, ये 2 होते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, डायग्राम कि कैसा दिखता है, तो पहले तो ये बीन शेप्ड होता है, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, बीन। राजमा का जो शेप होता है ना, बीन, सेम फली, है ना, सेम फली का जो बीज होता है उसके शेप का ये होता है। डार्क रेड कलर, कलर इसका क्या होता है, डार्क रेड कलर का होता है। अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबाई इसकी लगभग 12 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इसका वेट कितना होता है, ऑलमोस्ट, अबाउट, अबाउट का मतलब लगभग, एकदम एग्जैक्ट नहीं बोला गया है, लगभग, लगभग मतलब किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कि थोड़ा ज्यादा हो जाए थोड़ा कम हो जाए, बट लगभग में यही होता है एवरेज में 150 ग्राम का, ठीक है। और इसमें जो किडनी होती है, जो दोनों किडनी है, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में अच्छी तरीके से बताऊंगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यहाँ पर सिर्फ कुछ बातें ध्यान रख लेंगे कि इसका शेप कैसा होता है, तो बोलेंगे बीन शेप होता है। कलर कैसा होता है, डार्क रेड कलर का होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, कितना बड़ा किडनी होता है, ठीक है ना, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर। इसका वेट कितना होता है, 150 ग्राम, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, कलर, वेट और इसका शेप, ठीक है, ये चीजें अभी हमने यहाँ पर देखा है ना। आप किडनी को जब काट के देखेंगे, उसके अंदर जाएंगे और किडनी को कट करेंगे, तब उसके अंदर हमको दिखता है कि उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अब मैं आपको बता रही हूँ इसका डायग्राम, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कैसा देखने में होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। बता रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। अभी मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर आपको कुछ बताया था, अब हम देखने जा रहे हैं उसका डायग्राम। बच्चों किडनी जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है, 2 किडनी होते हैं। एक होता है हमारा राइट किडनी, दूसरा होता है हमारा लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो किडनी की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 2 है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। इस किडनी का आप शेप देख रहे हैं, कैसा शेप है, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि किडनी जो है ये बीन शेप होता है, डार्क रेड कलर का होता है। तो यहाँ पर ये हमको बीन शेप का किडनी दिखाई दे रहा है, ओके। इस किडनी के ऊपर हमको यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किडनी ने एक कैप पहन रखा है। तो जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर रीनल ग्लैंड, या इसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, सुपर रीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। अब बच्चों किडनी में एक दरवाजा होता है, जैसे ये वाली किडनी है, ये वाली किडनी है, दोनों ही किडनी में एक डोर होगा जहां से कोई चीज अंदर जाएगी और वहां से बाहर आएगी, ठीक है ना। दरवाजा है, रूम का दरवाजा होता है, तो दरवाजे से ही हम क्या करते हैं, ये हमारी एंट्री गेट होती है, हम इस रूम के अंदर आ सकते हैं और रूम से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से किडनी में भी दरवाजा होता है। यहाँ पर ये जगह है जहां से आप देख रहे हैं कि 3 ये पाइप आपको दिखाई दे रही है, जो कि एंटर, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें एंटर करने का या इसमें से एग्जिस्ट बाहर आने के लिए ये जो दरवाजा होता है, उस दरवाजा को हम बोलते हैं बच्चों हाइलस। क्या बोलते हैं, हाइलस,
ठीक है। तो इस हाइलस को यहाँ पर मैंने सर्कल करके आपको दिखाया है कि ये क्या है, हमारा हाइलस है, ठीक है। हाइलस से ही यहाँ पर मतलब हाइलस का मतलब ओपनिंग, ठीक है ना, मतलब किडनी में ये ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग है, यहाँ से चीजें जाएंगी, ये हाइलस है, और इसमें भी ये इधर की तरफ आएंगी, ये क्या है, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, हाइलस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए किडनी में क्या चीज जा रहा है बच्चों। किडनी में आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये एक ट्यूब है, एक ट्यूब आ रही है, और वो ट्यूब उसके दो ब्रांच हो जा रहे हैं, एक राइट किडनी में जा रही है और एक लेफ्ट किडनी में, ठीक है। तो ये जो जा रहा है, ठीक है ना, जो आ रहा है यहाँ पर रेड कलर से जो दिखाया गया है, इसको हम बच्चों बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या है ये, रीनल आर्टरी। सपोज करिए कि मैं रीनल आर्टरी हूँ, तो मैं यहाँ रीनल आर्टरी, ये मैं क्या लेकर के आ रही हूँ, तो रीनल आर्टरी बच्चों, आर्टरी आपने सुन रखा है कि आर्टरी में क्या, आपने पढ़ रखा है ये चीज कि आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड बहता है, ठीक है ना। तो प्योर ब्लड इसमें फ्लो करता है। ब्लड की प्योरिटी और इम्प्योरिटी का क्या मतलब होता है बच्चों, ब्लड में प्योर ब्लड हम तब कहते हैं ब्लड को जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है, और ब्लड इम्प्योर तब है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, ओके। तो ब्लड की प्योरिटी का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ब्लड में यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड प्योर ब्लड, और यदि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है ऑक्सीजन की जगह पर देन इट इज कॉल्ड इम्प्योर ब्लड। तो ब्लड की प्योरिटी और इम्प्योरिटी ये डिपेंड करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो रीनल आर्टरी है, आर्टरी, सारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनमें फ्लो होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड उनमें फ्लो होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के अगर मैं रीनल आर्टरी हूं तो मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, और मेरे दो ब्रांचेज हो जाएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इधर राइट किडनी में भी और इधर लेफ्ट किडनी में भी, है ना, दोनों में क्या करना होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना होगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम इस किडनी को और इस किडनी को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही किडनी बच्चों किससे बनी होती हैं, सेल से बनी होती हैं, ठीक है। तो इन किडनीज को भी क्या करना है, लगातार काम करना है, लगातार इनको काम करना है। तो किडनी को काम करने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी, ऑक्सीजन, इनको एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। और इन किडनीज को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जब ये रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो इनके ये किडनी जो कि सेल से बने होते हैं, इनके सेल में भी ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को तोड़ना होगा, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो क्या रिलीज होगा, एटीपी की एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी को यूज करके किडनी क्या करेंगे, अपना सर्वाइव करेंगे, किडनी हेल्दी रहेगा और किडनी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो किडनी को भी जिंदा रहने के लिए, पूरे किडनी को हेल्दी रहने के लिए इनको एनर्जी की जरूरत होती है, इनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो सप्लाई हो रही हैं वो कहाँ से सप्लाई होती हैं, वो सप्लाई होती है रीनल आर्टरी से, ठीक है। तो रीनल आर्टरी इनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारी चीजें यहां से लेकर के आ रहा है। और इधर रीनल आर्टरी का आप देख रहे हैं कि इधर एक ब्रांच है और एक ब्रांच इधर है, तो ये वाला ब्रांच इधर जाएगा और पूरे किडनी में सब जगह हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, जिन भी चीजों की जरूरत है वो इनको सप्लाई किया जा रहेगा। और इधर से ब्लड इधर जो है इनको जो भी जरूरत होगा वो सप्लाई करेगा, ठीक है। तो रीनल आर्टरी ने ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सारी चीजें दोनों किडनी को दे दिया है। अब किडनी को सारी चीजें मिल गई हैं, एनर्जी उसके अंदर बन रहा है, किडनी हमारी हेल्दी है और काम करने के लिए रेडी है, ओके। रीनल आर्टरी जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स ही किडनी को नहीं देता है बल्कि साथ में काम भी देता है। कहता है कि लो ऑक्सीजन तुमने ले लिया, एनर्जी बना लिया, अब तुम काम के लिए भी रेडी हो जाओ, तुम्हारे पास एनर्जी हो गया ना, तुम हेल्दी हो, स्वस्थ हो, अब तुम काम भी कर सकते हो। तो साथ में काम भी लेकर के आया है, क्योंकि रीनल आर्टरी में ही स्क्रूटरी मटेरियल भी होता है। कौन सा स्क्रूटरी मटेरियल, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, हम जिसकी बात कर रहे थे कि स्क्रूटरी मटेरियल यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ खतरनाक चीजें होती हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बन जाती हैं और उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। वो जो खतरनाक चीजें हैं पूरा शरीर उनको भी उठा करके रीनल आर्टरी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी को बोला गया कि तुम ऑक्सीजन देने के लिए तो किडनी में जा ही रहे हो, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए किडनी में जा ही रहे हो, तो ये सारा स्क्रूटरी मटेरियल जो है ये भी लेते जाओ, ये भी किडनी को दे देना, है ना। तो रीनल आर्टरी जब आ रहा है तो इसने किडनी को ऑक्सीजन भी सप्लाई किया, न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई किया, ये तो हेल्दी हो गए, अपना इन्होंने काम कर लिया, ठीक है, स्वस्थ है। अब इनको काम भी दिया, ठीक, कि अब ये ब्लड में ये जो चीजें हैं, ठीक है, कौन सी चीजें हैं, ये रही,
ठीक है ना, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, ये सब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो भी इसी ब्लड में था। तो इन पूरे किडनी को भी एक्सक्रीटरी मटेरियल भी दिया कि ये लो, इसको छान करके ब्लड से बाहर निकाल लो, ठीक है, क्योंकि ये सब ने दिया है, सब ने कलेक्ट करके दिया है कि इसको शरीर से बाहर निकालना है। तो ये सारा ब्लड में, मेरे ब्लड में ही पड़ा हुआ है, मेरे ब्लड से क्या करो, इस सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकाल लो और एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकाल करके इसको शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसको दोनों किडनी को साथ में रीनल आर्टरी ने क्या दिया, काम भी दिया, है ना। अब थोड़ा 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 ब्लड सबको दिया, दोनों किडनी में ब्लड दिया कि लो, इसमें से सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल छान करके निकाल लो। बात समझ में आई आपको। अब जब इन्होंने जब ऑक्सीजन, अब ध्यान देना, ठीक है, रीनल आर्टरी जो है उसने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दिया और साथ में एक्सक्रीटरी मटेरियल भी दिया। जब ब्लड ने, जब किडनी ने इस्तेमाल किया उस ऑक्सीजन को, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, यानी कि रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है, रेस्पिरेशन हुआ तो उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया गया और रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, तो क्या बनता है, CO2 बनता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बना CO2, अब उस CO2 को, ठीक है, इन्होंने जो CO2 इस्तेमाल मतलब बन गया इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल, उस CO2 को ये क्या करेंगे, रीनल वेन, अब आर्टरी ने दिया, रीनल वेन कलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रीनल वेन को ये अपना CO2 भी इनके पास फालतू पड़ा हुआ था, तो वो CO2 इन्होंने किस में डाल दिया, रीनल वेन के ब्लड में डाल दिया, ठीक है। तो रीनल वेन जो है वो CO2 वाला ब्लड लेकर के और दोनों किडनी से बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये देखिए, रीनल आर्टरी ने, ये जो रेड से बना हुआ है, रीनल आर्टरी ने दिया, ऑक्सीजन दिया और एक्सक्रीटरी मटेरियल भी दिया, और रीनल वेन क्या कर रहा है, अब ये कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, एरो इधर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि अब ये यहाँ से ब्लड को वापस कलेक्ट कर लेके जा रहा है। जो ब्लड यहाँ से लेके जा रहा है उस ब्लड में क्या है, उस ब्लड में CO2 है, और क्या उस ब्लड में एक्सक्रीटरी मटेरियल है, नहीं है, है ना, क्योंकि एक्सक्रीटरी मटेरियल तो इस वाले ब्लड में था, ठीक है, इसमें आर्टरी वाले ब्लड में था, है ना। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल किडनी को दे दिया गया था, किडनी ने एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकाल लिया है, मतलब जो खतरनाक चीजें थी ना उन सबको निकाल लिया है। अब इस ब्लड में, जो ब्लड रीनल वेन से जा रहा है वापस, उस ब्लड में खतरनाक चीजें नहीं है। तो रीनल वेन के अंदर ऐसा ब्लड है जिसमें कि CO2 है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इम्प्योर ब्लड है, ब्लड इम्प्योर है रीनल वेन में, बट उस इम्प्योर ब्लड में एक्सक्रीटरी मटेरियल नहीं है। उसकी इम्प्योरिटी किस वजह से है, CO2 की वजह से है। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई। अब देखिए, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं रीनल, ठीक है, क्योंकि किडनी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रीनल, है ना। रीनल वर्ड ये खास किडनी के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है, जिस तरीके से हम हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रीनल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन, यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा ब्लड जो है वो गया कहाँ, किडनी में के अंदर गया, ठीक है। इस किडनी के अंदर अगर हम जाकर के देखते हैं तो इस किडनी के अंदर, जब आप इस किडनी को आप समझ लो कि ये क्या है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बड़ी एक फैक्ट्री है, उसके अंदर कुछ काम हो रहा है। अब उसके अंदर क्या काम हो रहा है वो देखने के लिए आपने उस फैक्ट्री के अंदर एंटर किया, यानी कि आप जब किडनी के अंदर आप एंटर किए तो वहां जाकर के आपने क्या देखा कि उस किडनी के अंदर बहुत सारी, मतलब उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी, छोटी छोटी बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। मान लो एक बड़ा सा फैक्ट्री है और उसमें बहुत सारी सिलाई मशीन लगी हुई है, ठीक है। इस फैक्ट्री में कितनी सिलाई मशीन लगी हुई है, तो इस फैक्ट्री के अंदर इसमें लगभग 10 लाख और इसमें लगभग 10 लाख, ठीक है, यानी टोटल कितने हो गए, लगभग अबाउट 20 लाख, है ना, 20 लाख दोनों में मिला करके मशीनें लगी हुई हैं। तो एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारी सिलाई मशीन लगी हुई है और हर सिलाई मशीन अपना एक शर्ट तैयार करने का उसका काम है कि वो सिलाई कर रहे हैं, शर्ट तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि यहाँ से जो ब्लड लाया गया, वो ब्लड, है ना, मान लो कि बड़ा कपड़े का थान लाया गया और वो कपड़े का थान सारी मशीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और सबका काम है कि अब एक शर्ट बना करके तैयार करो। तो एक साथ ही आप देखेंगे कि उतनी सारी मशीनें एक शर्ट बनाएंगी तो कितने शर्ट तैयार होंगे, बहुत सारे शर्ट तैयार होंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि 10 लाख अबाउट इसमें और 10 लाख अबाउट इसमें क्या है, छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं। ये सिलाई मशीनें नहीं है, इन मशीनों का नाम क्या है, नेफ्रॉन। क्या नाम है इनका, नेफ्रॉन। जब ब्लड यहां से लाया गया, उस ब्लड में क्या था, उस ब्लड में एक्सक्रीटरी मटेरियल था, ठीक है। जब ब्लड इस किडनी के अंदर आया तो उस ब्लड को सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, थोड़ा थोड़ा, किसको किसको, सबको। किनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इन मशीन को, जो मशीन है ना नेफ्रॉन, इन सारी नेफ्रॉन मशीन को थोड़ा थोड़ा ब्लड दिया गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कपड़े का थान आया और सबको कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए गए हर सिलाई मशीन के पास, बिल्कुल उसी तरीके से ब्लड को हर नेफ्रॉन के पास
थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि 20 लाख डिस्ट्रीब्यूशन हुए, ठीक है ना, सॉरी 10 लाख, 20 लाख डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड का हुआ, हर मशीन को ब्लड पहुंचाया गया। और हर मशीन का अपना काम है कि उसको जितना भी ब्लड दिया गया उस ब्लड में से स्क्रूटरी मटेरियल को निकाल के अलग कर दे और ब्लड को अलग कर दे, ठीक है ना। मतलब ब्लड हर नेफ्रॉन का मतलब कि छलनी लगा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिलाई मशीन की बात हो रही थी ना, तो नेफ्रॉन आप समझ लो कि छलनी लगा हुआ है, ठीक है। तो हर इतनी छलनी लगी हुई है ना, किडनी के अंदर हम गए तो वहाँ पे बहुत सारी छलनी लगी हुई है। मशीन मतलब मशीन के अंदर क्या लगा हुआ है, इस नेफ्रॉन मशीन के अंदर छलनी लगा हुआ है। ये क्या करेंगे, ब्लड को डालेंगे और उसमें से फिल्टर कर लेंगे, छान करके निकाल लेंगे, किसको, स्क्रूटरी मटेरियल को छान करके निकाल लेंगे, ठीक है। और जो ब्लड बचेगा, ठीक है, स्क्रूटरी मटेरियल को उन्होंने अलग कर लिया, जो ब्लड बचा उस ब्लड को रीनल वेन के द्वारा वापस भेज दिया गया शरीर में, ठीक है। शरीर ने सारा गंदगी दिया था, ठीक है, आर्टरी को कि ले जाकर के किडनी को दे दो, किडनी ने सारी गंदगी उसमें से निकाल ली और जो ब्लड बचा था वापस वो ब्लड रीनल वेन के थ्रू भेज दिया शरीर में। बात आपको समझ में आई? तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यू ब्लड आता है, ब्लड को किडनी छानता है, ठीक है, उसमें से स्क्रूटरी मटेरियल निकाल लेता है, वापस ब्लड को जो है वो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर भेज देता है। बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से इन नेफ्रॉन्स ने, है ना, अब नेफ्रॉन किस तरीके से छानता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखने में नेफ्रॉन कैसा होता है और कैसे छानता है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन ये आता है बच्चों, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाइए और वो प्रोसेस बताइए जिस प्रोसेस में ये छानता है, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो स्क्रूटरी मटेरियल को ब्लड से निकाल रहा है, वो कितने स्टेप्स में होता है, उन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब बच्चों इसने क्या किया, इसने सारे नेफ्रॉन ने मिल करके छान लिया, ठीक है ना। जो उन्होंने छाना मटेरियल, ब्लड को तो उन्होंने भेज दिया, और जो छाना था उसका क्या किया, तो जो इन्होंने ब्लड छाना था, जो मटेरियल था, उस मटेरियल को यहाँ से आप देख रहे हैं एक ट्यूब आ रहा है ये ब्लैक कलर का, यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक ट्यूब आ रहा है ब्लैक कलर का, ठीक है। ये जो ट्यूब है इन्होंने पूरा मटेरियल छान करके इस ट्यूब में डाल दिया। इन्होंने इस सारी मशीनों ने एक मशीन ने एक मशीन को थोड़ा थोड़ा ब्लड मिला था, उसने थोड़ा थोड़ा छान लिया था, और जो छान करके गंदगी मिली थी उन सारी गंदगी को इन सब मशीनों ने कलेक्ट करके इस वाले ब्लैक वाले इस ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये ब्लैक वाला ट्यूब जो है बच्चों, ये कहलाता है राइट यूरेटर और ये वाला कहलाता है लेफ्ट यूरेटर, ठीक है। तो राइट यूरेटर से किडनी के द्वारा, हर मशीन के द्वारा छानी गई खराब चीज जो गंदगी है वो राइट यूरेटर के थ्रू आकर के इस पैकेट के में आकर के भर जाती है, इधर से इस पैकेट में आकर के ये भर जाती है, ठीक है। तो ये है राइट यूरेटर और ये है लेफ्ट यूरेटर। अब हम आ गए यहां तक, ठीक है। आपको बात सब समझ में आ रही है कि रीनल आर्टरी का क्या काम हुआ, रीनल वेन का काम क्या हुआ, फिर इसके अंदर नेफ्रॉन्स का क्या काम हुआ, नेफ्रॉन्स ने काम करके फाइनली जो स्क्रूटरी मटेरियल है उसको किस में डाल दिया, यूरेटर में डाल दिया। अब ये जो बच्चों यूरेटर है, ये दोनों तरफ से यूरेटर से आकर के मटेरियल जो होगा वो क्या होता जाएगा, यहाँ से आकर के, एक्चुअल में ये डायग्राम मैंने पहले भी बनाया था, समझाया था, देखिए। अब ये स्क्रूटरी मटेरियल क्या है, स्क्रूटरी मटेरियल यहाँ से आएगा और इसमें आकर के भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब ये स्क्रूटरी मटेरियल जो आकर के यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है, इस पैकेट के अंदर भर रहा है, इस पैकेट को बच्चों हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये पैकेट है यूरिनरी ब्लैडर जो कि काफ़ी इलास्टिकल नेचर होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर मटेरियल भरता जाएगा तो धीरे धीरे ये फैलता जाएगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में आकर के ये मटेरियल गिरा और जो ये मटेरियल आकर के गिर रहा है यहाँ पर, जो भर रहा है, ठीक है, जो छान करके ब्लड से निकाला गया है, और किसने छाना, नेफ्रॉन ने छाना। कहाँ से छाना, ब्लड से छान करके निकाल लिया है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है बच्चों, इसको हम बोलते हैं यूरिन, ठीक है। क्या है ये, यूरिन, ठीक है। इस यूरिन के अंदर बहुत सारे स्क्रूटरी मटेरियल हैं, खतरनाक चीज़ें हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से ही यूरिन का कलर येलो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, खतरनाक चीज़ें, सब पानी के अंदर डिजोल्व करके और ब्लड से निकाल ली गई हैं और इस पैकेट में ला करके यहाँ पर भर दिया गया है, ठीक है। जब इस पैकेट में, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन आकर के भरता है, तो अगर इसमें 200 ml यूरिन अगर आ चुका है, ठीक है, भरते भरते, दोनों पाइप से भरते भरते यदि 200 ml यूरिन यहाँ पर आ चुका है, तो ये पैकेट सेंसेशन देता है, मैसेज देता है ये पैकेट, किसको, हमारे ब्रेन को। हमारे ब्रेन को ये मैसेज देता है कि इस पैकेट के अंदर यूरिन आ चुका है, पैकेट खाली करने का समय आ गया है, ठीक है। हालांकि अगर हमने मैसेज को नहीं सुना या
किसी काम में बिजी हैं तो कोई बात नहीं। इस जो यूरिनरी ब्लैडर ये जो होता है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कैपेसिटी कितनी होती है? ये 700 से 800 ml तक ये यूरिन को अपने अंदर रख सकता है। बट आपको ये अलार्म पहले ही देने लगेगा। मान लो कि अगर हमको सुबह उठना है, ठीक है, एग्जाम है, पढ़ाई करनी है और 5 बजे का हमने अलार्म लगाया, 5 बजे हमारे को उठना है, ठीक है, तो वो 5 बजे से अलार्म देना शुरू कर देता है कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और सपोज करो कि उठते उठते हमारे को 5 से 6 बज गया, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद अलार्म बजता है, हर थोड़ी देर के बाद अलार्म बजेगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ अलार्म मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि यूरिन जब 200 ml इसमें फिल हो जाता है तो हमको ये बताना शुरू कर देता है कि यूरिन को, इस पैकेट को खाली करना जरूरी है। लेकिन ये बैकअप लेकर के चलता है कि यदि इस इंसान ने इस पैकेट को खाली नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, 700 to 800 ml तक इसमें आ सकता है यूरिन, ठीक है। तो उतना बैकअप लेके टाइम चलता है। फिर बार बार, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद है ना, बार बार हमको सेंसेशन मिलेगा कि इस पैकेट को खाली करना है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? अब देखिए एक और बात, ये जो पाइप है जब इसमें यूरिन भरता जाएगा, यूरिन भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यूरिन यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगे, ठीक है, क्योंकि इस जो पाइप है, ये जो हम देख रहे हैं लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर, ये यूरेटर इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। इसका जो ओपन होने का है ना, दोनों पाइप जो है वो पाइप को बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं है कि धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, नहीं, उसको नीचे से आकर के ये दोनों साइड से टर्न होकर के इस तरीके से रहता है ना। तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है कि इसमें यूरिन पैकेट में जो भरा हुआ है ये यूरिन बैक डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है, इसमें ही ये गिरता है। तो और यहाँ से जब ये फुल होता है तो मैसेज किसको मिलता है? मैसेज ब्रेन को मिलता है। ब्रेन फिर बोलता है, हमको ये मैसेज ब्रेन देता है कि यूरिन पास करने का टाइम हो गया है, ठीक है, इस पैकेट को खाली करने का टाइम हो गया है। ओके, इस तरीके से एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो किडनी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कंटिन्यू किडनी के अंदर ब्लड आता रहता है और 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में 120 ml ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है, क्योंकि 1 मिनट में एक अकेला इसमें काम नहीं कर रहा है ना। ये नेफ्रॉन मैंने यूं ही बना रखा है, आपको ये पूरा मैं दिखाऊंगी कि कैसा नेफ्रॉन होता है। ये एक मशीन, एक नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, एक साथ सारे नेफ्रॉन काम कर रहे हैं। कितने नेफ्रॉन? लगभग 20 लाख नेफ्रॉन, 20 लाख मशीनें चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि फटाफट फिल्ट्रेशन का काम होगा। तो दोनों किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती रहती है और हमारा ब्लड, ये कार्यक्रम चलता ही रहता है। ब्लड आया, किडनी को दिलाया, ठीक है ना, किडनी ने फिल्टर किया, फिल्टर करके इसमें से मटेरियल निकाल लिया, वो इसमें आ गया और जो बचा ब्लड उसको वापस भेज दिया। फिर वही ब्लड वापस गया, फिर गंदा हुआ, ठीक है, उसमें आ गया, फिर वापस से एक्सक्रीटरी मटेरियल उसको लेकर के वापस किडनी के पास आएगा, फिर किडनी फिल्टर करेगा। तो ये सर्कल चलता ही रहता है। किडनी के पास ब्लड आता रहता है, उसमें से ये फिल्टर करके मटेरियल निकालता रहता है, ठीक है, और ये यूरिन बनता रहता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस यूरिन बनता रहता है। और यूरिन बनने का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर से जो गंदगी है, जो पॉइजन है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो खतरनाक चीजें हैं, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? अब हमारा टॉपिक इसमें आगे बढ़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन देखने में कैसा होता है और नेफ्रॉन ये जो मशीन है एक्चुअल में ये काम कैसे करती है, किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करके ये एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालती है, ये हम देखेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।